साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के पेपर फर्स्ट का अंतिम चैप्टर या अंतिम जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है मतलब 14वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। उस चैप्टर का नाम क्या है? जीएमपी ब्रैकेट में शेड्यूल टी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। तो जीएमपी क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है। शेड्यूल टी क्या बताता है कि शेड्यूल टी के अंतर्गत जो भी आयुर्वेद एएसयू आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी औषधियों के निर्माण और उससे संबंधित जो नियम कानून है उसका वर्णन किया गया है। जब भी पूछे कि आयुर्वेद यूनानी और सिद्धा औषधियों का वर्णन किस शेड्यूल के अंतर्गत है, तो शेड्यूल टी है। ओके, इस ये चीज़ें टॉपिक है। अब आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत एक एक हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ओके, तो क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भारत के संसद द्वारा पारित, क्योंकि कोई भी नियम कानून है वो हम लोग के पार्लियामेंट से ही पारित होता है, पास होता है। भारत के संसद द्वारा पारित एक एक्ट है जिसके द्वारा भारत में औषधियों के आयात मीन्स अपने देश से दूसरे देशों में मतलब जाना, निर्यात या दूसरे देशों से अपने देशों में आना, निर्माण उसका मैन्युफैक्चरिंग तथा वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को नियंत्रित किया जाता है। मीन्स हर एक चीज़ का नियम कानून है कि कौन सी दवा जाएगी, कौन सी आएगी, किसको इंपोर्ट करना है, किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको बनाना है, उसके बनाने का क्या नियम कानून है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तमाम नियम कानून है। ठीक है। यद्यपि प्राचीन भारत में भी औषधि के स्थान पर अन्य द्रव्यों को बेचने पर आर्थिक दंड का विधान था। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही लालचपन है व्यापारियों में या पर्सनल लेवल पे, या कह सकते हैं कि आज के समय में करप्शन नहीं है। करप्शन तो प्राचीन समय से है, तभी तो नियम कानून बने थे। तो यहाँ पर कह रहा है अन्य द्रव्यों को मतलब औषध की जगह पे अन्य द्रव्यों को भी बेचने का दंड था। पहले भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती थी कि लोग उल्टे सीधे दवा देते थे, नाम कुछ और होता था लेकिन कुछ और मेडिसिन देते थे। इसका उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि धान्य स्नेह क्षार लवणम गंध वैसज्य द्रव्याणाम समवर्ण उपधाने द्वादश पड़ो दंड। अर्थात धान्य स्नेह क्षार लवण गंध तथा वैसज द्रव्यों के स्थान पर उनके समान व्यवहार करने पर, मीन्स इन द्रव्यों की जगह पर कोई अन्य द्रव्य दे रहा है आपको, आपको उल्लू बना रहा है, धोखा दे रहा है ना, छल कर रहा है, तो वैसी स्थिति में 12 पड़ अगर वो ये साबित हो गया कि ये औषधि आपने जो दिया वो गलत है, दूसरी इसकी जगह पे दूसरा दे दिया है, अगर ये सिद्ध हो गया था, हो जाता है, तो 12 पड़ अर्थदंड का विधान था। तो 12 पड़ एक कहीं न कहीं एक अर्थदंड है, जैसे पैसा उस समय पैसे की वैल्यू थी 12 पड़। ठीक है, यह अर्थदंड का विधान मिलता है। आगे देखेंगे द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 was passed on April 10 टू रेगुलेट। किस लिए पास हुआ था? टू रेगुलेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल इटसी एंड ड्रग्स। मीन्स औषधियों के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस, सेल के बेसिस के लिए ये पारित हुआ था। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ, जो 1940 वाला जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाला, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस लॉ वाज टू बैन करने के लिए द इम्पोर्ट प्रोडक्शन सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग। मीन्स सब स्टैंडर्ड ड्रग मतलब एक होता है, एक हर एक ड्रग की एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से नीचे मीन्स इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, क्वालिटी से कम क्वालिटी की चीज़ें या नकली चीज़ें दी जा रही है, उस कंडीशन में इसको बैन करने के लिए ये रूल अपनाया गया। नेसेसरी अमेंडमेंट हैव बीन मेड, मतलब कुछ आवश्यक चेंज किया गया 1940 में। क्या नेसेसरी में? इन दिस लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे इसमें कुछ चेंजेज आया। अंडर दिस लॉ द ड्रग
एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 वाज पास्ड, ठीक है ना, कुछ चेंज करके 1940 वाले में कुछ चीज़ें चेंज करके 1945 लाया गया, इन विच उसमें क्या था, द स्टैंडर्ड्स ऑफ लेवलिंग। अब इस कंडीशन में 1945 वाले में स्टैंडर्ड्स ऑफ लेवलिंग, क्योंकि जो आप लोग देखते हैं ना कि लेबल लगा रहता है कि उसकी क्या पैकेजिंग है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक लेबल होता है ना, एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स वेयर सेट, तो ये चीज़ें सेट की गई कि जो आपको मिल रहा है वही चीज़ें हैं, जिससे कि अगर पकड़े जाएँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ हमने ये दिया है, आप में ये है नहीं है। ओके, उसको देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसे हिंदी में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के नाम से जाना जाता है, में चैप्टर्स की व्याख्या निम्न रूप से की गई है। तो उसमें किस तरह से चैप्टर की व्याख्या की गई है देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी मतलब एक परिचय के रूप में, जो भी चीज़ें हैं परिचय के रूप में है। चैप्टर सेकंड में देखेंगे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के वर्णन है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का वर्णन है, एंड द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का वर्णन किया गया है। चैप्टर थर्ड में इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक का वर्णन किया गया है। चैप्टर 4 देखेंगे, मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक का वर्णन है। चैप्टर 4A में प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग का वर्णन है। और चैप्टर 5 में मिसलेनियस मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों का वर्णन है। नोट करके दिया हुआ है यहाँ पर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में वर्णित केवल उन्हीं प्रावधानों का वर्णन किया जाएगा जो कि आयुर्वेदिक औषधि से संबंधित है, क्योंकि हम लोग को आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हम लोग को वही पढ़ना है, अन्यथा बहुत ज़्यादा डिटेल में है, आप जब उसको मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखते हैं उस सेकंड पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इम्पोर्ट के बारे में कह रहा है, मीन्स दूसरे देशों में दूसरी जगह ले जाना, एक स्थान से या अपने देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में इम्पोर्ट करना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओनली लीगली लाइसेंस्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक कैन बी इम्पोर्टेड, मीन्स जो लीगल है, जो लाइसेंस है जिसका लाइसेंस बना होता है वही इम्पोर्ट की जाती है इनटू इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में वही इम्पोर्ट की जाती है जिसका लीगली लाइसेंस्ड है, ठीक है ना, एंड हुज इम्पोर्ट हैज़ नॉट बीन प्रोविडेड, और जिसका इम्पोर्ट मना नहीं हो, ऐसा नहीं कि आप चरस गांजा इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो प्रोविडेड है, भारत सरकार के कंट्रोल में वो सब चीज़ें होती है, ठीक है, वो खुद खेती कराते हैं, कंट्रोल कराते हैं। अफीम की खेती हो गई, गांजे की खेती हो गई, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मतलब अपने अंडर में लिए रहती है, ठीक है। सर्टेन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग आर कॉस्मेटिक कैन आल्सो बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी लाइसेंस if the manufacturer or the importer gives in writing to the collecting officer that the said drug and cosmetic fulfill all the provisions prescribed for import। नेक्स्ट पॉइंट उसी में देखेंगे कि कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड, जिसको मना किया गया है फॉर इंपोर्ट करने से कौन कौन से ड्रग और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स को मतलब कि मना किया गया है, ठीक है, निषेध है। पहला पॉइंट दिया है एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, एक मानक के अनुरूप नहीं है, उसका इंपोर्ट मना है। दूसरा है एनी मिस ब्रांडेड या स्पूरियस और एडल्टरेटेड ड्रग और कॉस्मेटिक, तो समझ ही रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रहेगी तो भी उसको मना किया गया है। इम्पोर्टेड ड्रग कॉस्मेटिक विदाउट इम्पोर्ट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के अगर ऐसा हो रहा है, फॉर विच इम्पोर्ट परमिट्स इज रिक्वायर, जिसके लिए इम्पोर्ट परमिट की रिक्वायरमेंट है वो बिना लाइसेंस के हो रही है तो भी उसको नहीं करना चाहिए, वो मना है। पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स हुज एक्चुअल फार्मूला और एक्टिव इंग्रेडिएंट नेम एंड क्वांटिटी आर नॉट डिस्प्लेड ऑन लेबल, ठीक है, जिसका लेबलिंग पे ये सब चीज़ें वर्णन नहीं है उसको भी मना करते हैं, उसको भी निषेध है। मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हुज यूज इज हार्मफुल
आर डेंजरस, जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, डेंजरस है, उसको भी निषेध किया गया है। ए ड्रग विच क्लेम्स टू क्योर ए डिजीज और कंडीशंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, तो शेड्यूल जे में जो वर्णित है उसको भी मना किया गया है। ड्रग हुज मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल आर प्रोहिबिटेड इन द कंट्री ऑफ manufacturer. This restriction will not apply to import for evaluation, testing and analysis. ठीक है। 8वां पॉइंट है medicines on which the label has not been applied in the prescribed manner, मीन्स जिस तरह से प्रिस्क्राइब उस तरह से उसमें लेबलिंग नहीं है तो भी उसको मना है, निषेध है। 9th पॉइंट देखेंगे मेडिसिन आफ्टर द लास्ट डेट एंड दोज मेडिसिन विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी एज स्पेसिफाइड, मीन्स उन औषधि को भी मना किया गया है, निषेध है उसका एक तरह से इम्पोर्ट, जो कि डेट एक्सपायरी हो या उसकी क्वालिटी सही नहीं हो या प्योरिटी नहीं हो तो उसको कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है इंपोर्ट के बाद हम लोग का मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, निर्माण से संबंधित कुछ नियम कानून है। इन इंडिया द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इज रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ओके, द फ्रेमवर्क ensure that commercial production meets safety, quality and labeling standard through strict licensing and regulatory bodies like the Central Drug Standard Control Organization CDSCO. Manufacture includes any process or part of process for making, altering, ornamenting, finishing, packing, labeling or breaking of any drug or cosmetic for sale and distribution। इसी टॉपिक में देखेंगे कि लाइसेंसिंग एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चर के लिए। तो यहाँ 3 पॉइंट मुख्य रूप से, मैंडेटरी लाइसेंसिंग, आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है पर्टिकुलर ड्रग के रिक्वायरमेंट बनाने के लिए। दूसरा है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो मानक है, जो चीज़ें हैं वो फुलफिल होना चाहिए। तीसरा क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल तो होगा, ये 3 चीज़ें होगी तब जाके आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड लेवल की मेडिसिन या ड्रग कॉस्मेटिक दे सकते हैं। उसको देखेंगे प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह की मेडिसिन या ड्रग एंड कॉस्मेटिक को आप रोकेंगे, मना करेंगे, ठीक है, मतलब निषेध है। तो प्रोडक्शन ऑफ सब स्टैंडर्ड, वही बात आ गई, मतलब जो एक स्टैंडर्ड है उसके नीचे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब आप उसमें वो चीज़ नहीं दे रहे जो होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ सब स्टैंडर्ड, एडल्टरेटेड, मिस ब्रांडेड आर स्पूरियस ड्रग एंड कॉस्मेटिक, क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग patent or proprietary medicine without displaying active ingredient for formulas clearly on label। थर्ड है using harmful or unsafe ingredients in cosmetic formulations। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो यहाँ पर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है। द सेल ऑफ ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स गुड बिकॉज, मीन्स ड्रग का को बेचना, किसी भी मेडिसिन का सेल करना और दाल चावल साबुन अन्य चीज़ों को सेल करने से काफ़ी डिफरेंट होता है, ये बता रहा है। द सेल ऑफ ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंज्यूमर गुड्स बिकॉज द रोल ऑफ बायर मीन्स कंज्यूमर इज नेग्लिजिबल इन द सेलेक्शन ऑफ ड्रग। क्यों अलग है? क्योंकि
हम कोई भी चीज़ दाल, चावल, साबुन ए टू ज़ेड कुछ भी खरीदते हैं तो वो मेरी पसंद होती है। लेकिन दवा के केस में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे को ये चीज़ है, क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है। ये तो एक डॉक्टर डिसाइड करेगा, एक फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि नहीं आपको कौन-सी दवा चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके सिम्पटम्स के, डिजीज़ के सिम्पटम के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बता रहा है, द सेलेक्शन ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। ठीक है ना? तो फिजिशियन या फार्मासिस्ट के बेसिस पे ही वही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में आपको कौन-सी बीमारी में कौन-सी मेडिसिन चाहिए। एंड देयर सिलेक्शन इज़ चॉइस मीन्स फिजिशियन या फार्मासिस्ट का जो सिलेक्शन होगा आपके प्रति इज़ द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स, वही कंज्यूमर का एक चॉइस है। ठीक है? वो खुद कंज्यूमर का खुद का चॉइस नहीं है कि मेरे को आप मेडिकल स्टोर चले गए नियमतः कि पैरासिटामॉल दे दीजिए, लेकिन मेडिकल स्टोर का भी नियम है कि वहाँ पर प्रॉपर फार्मासिस्ट होगा, आप उसको सिम्पटम्स बताएँगे, वो वही देगा। देयरफॉर द सेल ऑफ मेडिसिन इज़ ए स्पेशल प्रोफेशन, तो दवा को बेचना, सेल करना एक विशेष प्रकार का व्यवसाय है, अदर देन सब्जी, दाल, चावल, रोटी ए टू जेड इस तरह की चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग। ठीक है? इफ द ड्रग इज बीइंग सोल्ड और केप्ट फॉर सेल एट मोर देन वन प्लेस मीन्स कोई व्यक्ति एक जगह से मतलब कि एक स्थान से कई स्थानों पर दवा को बेचना चाह रहा है या कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, ए सेपरेट सेल लाइसेंस मीन्स जितने जगह पे दवा बेचेगा उतने जगह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक जगह का लाइसेंस ले लिया, उसी लाइसेंस के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि हम यहाँ भी मेडिकल स्टोर खोल लें, वहाँ भी खोल लें, वहाँ भी खोल लें। ऐसा नहीं होता है। आप इलीगल तरीके से काम करते हो, छापा पड़ेगा तो आपको एक तरह से पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो सेल लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच लोकेशन, जहाँ जहाँ आपको एक एक्टिविटी करनी है वहाँ वहाँ आपको ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और लाइसेंस किसके नाम पे रहेगा? एक फार्मासिस्ट के नाम पे होगा। अर्ली स्टेट गवर्नमेंट इज अथराइज्ड to appoint a licensing officer to issue a license who may appoint a licensing officer for a certain area। तो हम लोग जैसे भी अपने एक तो देखेंगे स्टेट लेवल पे होता है, जैसे आप यूपी के हैं तो लखनऊ में पहले ग्रीन कार्ड बनवाते हैं, वहाँ अप्लाई कराते हैं। उसके बाद आप अपने ज़िले में मतलब जहाँ भी आप ओपन करना चाहते हैं, तो बनारस में, जौनपुर, हर जगह ड्रग इंस्पेक्टर या जो भी एक अपना पर्टिकुलर वहाँ पर एक अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे आप लोग, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स मीन्स स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ASU ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है? तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API में वर्णित मानक अनुसार होना चाहिए। ठीक है? तथा आसव अरिष्ट में उपस्थित अल्कोहल की अधिकतम सीमा, ये एपीआई में वर्णित है कि किसी भी आसव अरिष्ट में इतना परसेंट अल्कोहल होना चाहिए। तो कह रहा है आसव अरिष्ट में उपस्थित अल्कोहल की अधिकतम मात्रा सीमा 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है? अब देखेंगे बेंचमार्क्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। बेंचमार्क्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल देख लेंगे। देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा। स्टैंडर्ड भाई मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है? तो रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, तो जिससे मेडिसिन बन रही है, जो उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल की बात कर रहे हैं, कच्चे माल अच्छा होगा तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्या रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक ऑथेंटिक authentication, foreign organic matter checks, loss on drawing, ash value and extractive value। ओके, दूसरा पॉइंट है सेफ्टी लिमिट फॉर हैवी मेटल। ठीक है? स्ट्रिक्ट सेफ्टी थ्रेशोल्ड आर enforced for toxic heavy metal such as lead, कैडमियम, मरकरी एंड आर्सेनिक। और उसके बाद देखेंगे थर्ड, माइक्रोबियल लिमिट्स कंट्रोल टोटल प्लेट काउंट्स फॉर एयर ओरल एंड टॉपिकल फार्मुलेशंस टू प्रिवेंट
कंटामिनेशन। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होगा, आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।